हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने गति मोशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ भौतिक राशियाँ पढ़ी थी। फिर हमने दूरी और विस्थापन के बारे में भी पढ़ा था। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप इजीली ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है, और इसलिए बनाई जा रही है बेटा क्योंकि मुझे पता है आप वर्कशीट्स से काम कर लेते हो, लेकिन एक सिर्फ पढ़ के उस काम को करना और एक समझ के उस काम को करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ें और ये वीडियोस आपके लिए इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि आप इसको देखें और आपको ये टॉपिक्स क्लियर हों, ठीक है। तब आप किसी चीज़ को करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था गति के बारे में। गति क्या होती है कि जब कोई भी वस्तु किसी मूल बिंदु की तुलना में अपनी स्थिति को बदल देती है, उसको कहते हैं गति, ठीक है। अब जो गति है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक समान गति और दूसरी होती है असमान गति। एक समान गति को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इंग्लिश में, और असमान गति को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान शब्द से ही पता चल रहा है कि वो समान दूरी तय करेगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो शुरू के फर्स्ट 1 आवर में, शुरू के 1 घंटे में हमारी गाड़ी ने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद नेक्स्ट 1 घंटे में फिर से हमारी गाड़ी ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर नेक्स्ट 1 आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गाड़ी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वो हमारी गाड़ी की एक समान गति हो जाएगी, ठीक है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और अगर आप ग्राफ की बात करोगे एक समान गति का ग्राफ कैसा होगा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है जिस पे हम समय को लेंगे, और ये वाई एक्सिस है जिस पे हम दूरी को लेंगे। तो यहाँ देखो, ये समय सेकंड्स में है। ये 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की, फिर दूसरी सेकंड में कुल मिलाकर 2 मीटर की दूरी तय की, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर नेक्स्ट 1 मीटर की दूरी तय की। तो इन पॉइंट्स को मिला देते हैं हम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ, एक समान गति का ग्राफ। तो हमारा जो एक समान गति का ग्राफ है वो एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं असमान गति की। इसका बिल्कुल अपोजिट, कि जो समान दूरी तय ना करे। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, टाइम तो सेम रहेगा कि समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय नहीं करता है, तब उस गति को हम असमान गति कहेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक कोई गाड़ी है जिससे हम जा रहे हैं, उसने शुरू के 1 सेकंड में 4.9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में 14.7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में उसने 24.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप क्या देख रहे हो कि हर सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति। और अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में अगर हम गाड़ी से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो मोस्टली जो हमारी गति होती है, जो हमारा मोशन होता है, वो हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। रेयर ही चांस है कि वो गति एक समान गति हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ ऑल हमारी जो गति है वो असमान गति ही होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है, ये असमान गति का ग्राफ है। यहाँ शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लोग नोट कर लेना। तो दूरी और समय के बीच में जो असमान गति का ग्राफ होता है वो एक कर्व लाइन होती है, ठीक है। वो कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होता। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है चाल। अब तक हमने पढ़ा था गति, ठीक है। और अब जब हमने समान और असमान गति के बारे में पढ़ा तो हमने क्या कहा कि वो कितने समय अंतराल में
दूरी कितनी तय कर रहा है, वही ना कि समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करेगा तो एक समान गति है। यदि समान अंतराल में असमान दूरी तय करेगा तो उसको क्या कहेंगे, असमान गति। तो इसी के बेस पे एक टॉपिक आता है चाल। चाल क्या कहती है कि कोई भी वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय करता है, वो उसकी चाल है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाएगी, चाल। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम दैट इज नॉन एज स्पीड। ठीक है, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है चाल। जैसे कि आप जब छोटे बच्चे थे, 3rd 4th क्लास में थे, 5th क्लास में होंगे, तब आपने मैथ्स में इसके बारे में भी पढ़ा होगा। और अगर हम साइंस की बात करें तो 7th क्लास में भी चाल के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो चाल का फॉर्मूला हो गया तय की गई दूरी बटे समय। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो चाल को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है v से। अब एक चीज़ ध्यान रखना, साइंस में जितनी भी टर्म्स आती हैं जिनके फॉर्मूलेज बनते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई सिंबल यूज़ होता है। जैसे चाल के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया, v। तय की गई दूरी डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया, s। और समय के लिए t। तो v इज इक्वल टू s अपॉन t। अब बात करते हैं यूनिट। इसका SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, SI यूनिट इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, SI यूनिट का मतलब है कि ऑल ओवर इसको जो है मोस्ट ऑफ ऑल अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वैसे भी तो इसी यूनिट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में आपको यूनिट्स दे रखी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको SI यूनिट के अंदर चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द क्वेश्चन। तो इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलना दोनों का यही है, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, m इज डिवाइडेड बाय s। मीटर प्रति के लिए ये साइन लगा दिया और ये सेकेंड। अब अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये ऐसे है, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। अब डिवाइड में नीचे क्या है, सेकेंड, जिसकी पावर क्या है 1। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये पावर किस में चली जाएगी, -1 में। तो आपका मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि आपको सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु 120 मीटर की दूरी तय करता है और 120 मीटर की दूरी तय करने में वह 10 सेकंड का समय लेता है। तो आपको ये बताना है कि उस वस्तु की चाल क्या होगी। तो ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं औसत चाल पे। जब हमने चाल पढ़ लिया तो औसत चाल की क्या ज़रूरत थी, वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब आप कहीं भी गाड़ी से जाते हो तो आपकी जो चाल है, जो आपकी स्पीड होती है गाड़ी की, वो कभी भी सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब जैसे आप गाड़ी से स्कूल आए हो, बीच में जाम भी होता है और कई बार ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार हमारी गाड़ी की स्पीड 20 पे भी आ जाती है, जब रोड पे स्पेस है तो 40 पे भी चली जाती है, 60 पे भी चली जाती है। और जब रोड उबड़ खाबड़ आ जाएगा तब उसकी स्पीड 20 तक भी हो जाएगी, 10 तक भी हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे अब कोई स्कूल में तुम पहुँच जाते हो और कोई ये पूछे आपसे कि आप किस स्पीड से चलकर स्कूल में आए हो, आपकी गाड़ी किस स्पीड से चलकर स्कूल में आई है, तो आप क्या बताओगे। क्या इस सिंपल चाल के थ्रू आप पता लगा पाओगे कि ये स्पीड रही होगी, नहीं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है औसत चाल की। औसत चाल को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये औसत चाल होता है कि आपने कुल समय में कितनी दूरी तय की है। ठीक है, कुल समय में तय की गई कुल दूरी, वो आपकी औसत चाल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है कि जब आप घर से चले तो स्कूल तक आने में आपको 20 मिनट का समय लगा। ठीक है, और फिर आप ये कहो कि मेरे घर से जो स्कूल की दूरी है वो 4 किलोमीटर है, तो औसत चाल आप निकाल लो। 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे आपका 4000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, हमने मिनट ली थी 20 मिनट और 20 मिनट को आप सेकंड में बदल लेना। यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि फॉर्मूला है औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय। फॉर्मूला सेम है, जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ है, पर यहाँ सिर्फ इतना है कि कुल दूरी। अब जैसे मैंने कहा कि स्कूल से आपके घर का जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर,
उसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4000 मीटर। कुल समय हमने कहा था 20 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर दो, ये आपका सेकंड्स में हो गया। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, ठीक है, 220/6। अब आप इसको डिवाइड कर देना, 6 3 18, 3.33 इतना कुछ आएगा, फिर आएगा मीटर पर सेकंड। तो औसत चाल क्या होगी, 3.33 मीटर पर सेकंड। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे जब नॉर्मली हमारी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर हम औसत चाल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है कभी भी एक समान गति से नहीं चल सकती, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे दी जाती है, कई बार मीटर पर सेकंड में दे दी जाती है, और आप उसको उस स्पीड को चेंज करना पड़ता है। तो जब भी आपके पास कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब आपके पास मीटर पर सेकंड और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो उस टर्म को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि 5 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो सिंपल सा चीज़ है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आपका आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आ गया? तो एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए कि इन दो टर्म्स को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और इन दो टर्म्स को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। उसके बाद हमारा आता है वेग, वेलोसिटी। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ ऑल स्पीड और वेलोसिटी सेम है, ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। स्पीड है कि इकाई समय में तय की गई दूरी, और वेग कहता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी लेकिन एक निश्चित दिशा में, ठीक है। अगर कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में इकाई समय में दूरी तय करती है तो वो वस्तु का वेग कहलाती है। आप ये भी बोल सकते हो कि किसी वस्तु की निश्चित दिशा में चाल, ठीक है। मैंने क्या कहा, चाल और वेग सेम है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। चाल की जो है दिशा कुछ नहीं होती, पर वेग की एक निश्चित दिशा होती है, बाकी ये है बिल्कुल वही जो चाल है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि किसी वस्तु की निश्चित दिशा में चाल, वो वेग कहलाता है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। अब अगर आप डेफिनेशन देखो, सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐड किया है, बाकी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जो कि चाल की थी। चाल भी तो यही था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। इसमें एक चीज़ क्या लगी, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेग और चाल सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, वेग हमेशा ही एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। तो वेग का फॉर्मूला भी यही है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय, ठीक है। अब कल आपने पढ़ा था कि जब कोई भी डिस्टेंस एक निश्चित दिशा में ट्रेवल किया जाता है, जब एक निश्चित दिशा में दूरी तय की जाती है तो उसको हम क्या कहते थे, विस्थापन। तो वेग को आप क्या लिख सकते हो, विस्थापन बटे समय। जैसे आपने पढ़ा कि चाल होता है दूरी बटे समय, तो वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। ऐसा ही मात्रक बच्चे दोनों का ही सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, दोनों के ऐसे मात्रक में कोई चेंज नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो आपने पहले दूरी और विस्थापन पढ़ा, उन दोनों की जो एसआई यूनिट थी वो मीटर थी, इन दोनों की जो एसआई यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं चाल और वेग में। चाल होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, चाल कहलाती है, ठीक है, कि या फिर आप ये बोल सकते हो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। वेग होता है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। एक तो डेफिनेशन को आप बना सकते हो, यहाँ पे डेफिनेशन की जगह थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज स्पीड। वस्तु की स्थिति में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन की दर सेम है दोनों में, सिर्फ इसमें क्या आ गया, निश्चित दिशा में। द रेट ऑफ चेंज
इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज़ नॉन एज वेलोसिटी। अगर आपको ये दो टर्म्स थोड़ी डिफिकल्ट लगे तो आप ऊपर वाले डेफिनेशंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। चाल अदिश राशि है, जैसा कि आपको पता है इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है तो ये अदिश राशि है। वेग आप पढ़ रहे हो क्योंकि निश्चित दिशा में होता है तो ये एक सदिश राशि है। ये फॉर्मूलेज आप पहले ही पढ़ चुके हो। फोर्थ, अगर आप यूनिट का डिफरेंस बनाना चाहोगे तो बनेगा नहीं क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैंने 2 क्वेश्चंस पहले दिए हैं आपको। एक शायद मैंने क्वेश्चन में आपको चाल निकालनी दी है जिसमें मैंने आपको दूरी बताई है और समय बताया है। ठीक है, अब मुझे ध्यान नहीं मैंने दूरी और समय क्या बताई है, वो वीडियोस दोबारा देख के मुझे पता चलेगा। तो आप लोग देखोगे, उसको नोट करोगे और उसको निकाल के सॉल्व करोगे। उसके बाद एक मैंने आपको अभी पीछे दिया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। और लास्ट में 2 न्यूमेरिकल्स आपके लिए ये आपको सॉल्व करने हैं कि एक वस्तु 3 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, स्टार्टिंग 3 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो औसत चाल बताओ। सिंपल चाल तो यहाँ निकलेगी नहीं क्योंकि इसकी अलग आएगी और इसकी अलग आएगी, तो उसके लिए औसत चाल आएगी जो कि है कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप डिस्टेंस को ऐड कर देना, टाइम को ऐड कर देना, फॉर्मूला यही लगा देना कि कुल दूरी बटे कुल समय। उसके बाद आपके लिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपका NCERT का क्वेश्चन है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ मैं, आपको ईजी हो जाएगा। ये एक तालाब, सॉरी ये एक तालाब है। तो यहाँ से वो शुरू करती है और वो यहाँ तक पहुँचती है, 90 मीटर की दूरी तय करती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखा पथ में जाती है, मतलब बिल्कुल सीधा जाती है। दैट मीन्स 90 मीटर ट्रेवल किया और वापस आती है। इसका मतलब ये यहाँ से घूम के वापस आ जाती है। स्टार्टिंग पोजीशन भी यही एंड द फाइनल पोजीशन भी यही। तो गई 90, आई भी 90। तो वैसे तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 180। और इस दौरान में कुल 180 मीटर की दूरी, मतलब आने जाने में इसने 180 मीटर की दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में इसको 1 मिनट लगता है। मतलब 1 मिनट में, सिंपल सी बात, आप इसको सेकंड में चेंज कर लेना। उसकी औसत चाल बतानी है और उसका औसत वेग बताना है। ठीक है, ये आपको सोचना है कि आप कैसे करोगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।